सबसे पहले आपको बताएंगे 2019 पंजाब हुकूमत का नया बल्दियाती निजाम का मसवदा। नए बल्दियाती मसवदे 2019 की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। सेक्शन 2 बल्दियाती हुकूमतें नए मसवदे की मंजूरी के बाद तहलील हो जाएंगी। सेक्शन 2 एक साल के अंदर हल्का बंदियां करवा कर इलेक्शन करवाना होगा। सेक्शन 8 के मुताबिक हल्का बंदियों करवा कर ग्रांट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि 6 माह में रूरल और अर्बन एरिया की तकसीम करना जरूरी होगा। ये बात भी मतन में सामने आई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सेक्शन 109 के मुताबिक 25 साल शख्स काउंसलर्स का इलेक्शन लड़ सकेगा, जबकि लाहौर शहर में 280 नेबरहुड काउंसिल्स, 142 विलेज काउंसिल्स होंगी, जबकि नेबरहुड काउंसिल एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा होगा। मुसवदे के मतन में तमाम तर बातें सामने आई हैं। आपको बताते चलें कि नेबरहुड काउंसिल में एक लॉर्ड मेयर, एक कन्वीनियर होगा, जबकि वासा LDA LWMC का सरबराह लॉर्ड मेयर होगा। लाहौर पार्किंग एजुकेशन बोर्ड का सरबराह लॉर्ड मेयर लाहौर होगा, जबकि कानून के मुसवदे में तमाम तर बातें सामने आई हैं। डिस्ट्रिक्ट असेंबली में 50 मेंबर्स होंगे और चीफ ऑफिसर जिले का ताकतवर तरीन मजबूत सरकारी नुमाइंदा होगा। मुसवदे में यह भी कहा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का शोबा लॉर्ड मेयर लाहौर के पास होगा। नई हल्का बंदी आबादी के बाद पॉपुलेशन तकरीबन यूनियन काउंसिल तक होगी। इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होंगे। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। ये मतन है उस मसवदे का। आप मनासिब भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताते चलेंगे 2019 पंजाब हुकूमत का नया बल्दियाती मसवदा है जो कि सामने आ चुका है। आप सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नए बल्दियाती मसवदे 2019 की कॉपी है जो कि सिटी 42 ने हासिल कर ली है। सेक्शन 2 के मुताबिक बल्दियाती हुकूमतें नए मसवदे की मंजूरी के बाद तहलील हो जाएंगी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा क्या क्या मजीद बातें सामने आई हैं मुसवदे में? बिल्कुल जी, वो शाहकार आ गया जिसका था इंतजार। आप ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बल्दियाती एक्ट का मुसवदा तैयार किया गया है वो सिटी 42 ने उसकी कॉपी हासिल कर ली है। और मुसवदे के मुताबिक आप ये बताएं कि ये 22 अप्रैल को पंजाब असम्बली में जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद यही है, सरकारी ज़राए से भी ये बताया जा रहा है कि 25 या 26 जो अप्रैल है तब तक ये पास होगा और 27 अप्रैल तक हर सूरत में पास करवाने का टास्क भी रखा गया। आपको ये बताएं कि इसी हवाले से जो तमाम तर इंतजामात थे वो मुकम्मल कर लिए गए। और इसके साथ साथ आपको मुसवदे के मुताबिक जो ही मुसवदा पास होगा पंजाब असम्बली से तो फौरी तौर पर जो है वो मौजूदा बल्दियाती एक्ट यानी 2013 का बल्दियाती एक्ट जो है वो फौरी तौर पर तहलील हो जाएगा और नया बल्दियाती एक्ट जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि जो काउंसलर की अहलियत होगी नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक वो 25 साल की उम्र में काउंसलर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा, जबकि 1 साल के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी होगा इस मसवदे के पास होने के बाद। आपको बताएं कि इसी तरह से 280 जो शहर में नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, 142 विलेज काउंसिल्स जिनको पंचायत काउंसिल कहा जा रहा है वो होंगी, जबकि 274 शहर की यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म कर दिया गया। आपको बताएं कि नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा सरकारी तौर पर ताकतवर तरीन अफसर होगा वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का चीफ ऑफिसर होगा जो फुली बाख्तियार होगा। आपको बताएं कि इसी तरह से जो नेबरहुड काउंसिल्स को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर इस मुसवदे में रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद जो है वो 27 को जब ये मुसवदा आएगा तो यकीनी तौर पर इस मुसवदे की मंजूरी के बाद इस मौजूदा निज़ाम के तहत लॉर्ड मेयर लाहौर को रुखसत होना पड़ेगा खुद ब खुद ही। लेकिन जो नया मेयर होगा, आपको बताएं कि नया मेयर इस कदर बाख्तियार होगा कि उसके पास LDA, वासा, टीपा, PHA और लाहौर शहर की म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से LWMC में दीगर जो कंपनी वो भी मेयर के इख्तियार में होंगी। जी, मसवदा सामने आ गया है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। और अब आपको बताएं कि कैदियों की पैरोल पर रिहाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। वजीर आला पंजाब का कैदियों को रिलीफ देने के लिए अहसन इक़दाम सामने आ गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कैदियों के पैरोल पर रिहाई पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया है। आपको बताते चले कि पंजाब की जेलों में खैबर पख्तूनख्वा के 400 कैदियों को वापस भिजवाने की हिदायत की गई है और
اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں کو بھجوانے کے لیے قواعد کے تحت تمام تر اقدامات کیے جائیں گے. اس حوالے سے انتظامات ہیں جو کہ مکمل کیے جائیں گے. خیبر پختونخوا کے 400 قیدی پنجاب کی جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں. قیدیوں کو بھی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین قیدیوں کے بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہدایات کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے قیدیوں کے پیرول پر رہائی پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا قیدیوں کو ریلیف دینے کے لیے احسن اقدام سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے. قیدیوں کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے قیدیوں کے ڈیٹا کو آن لائن کرنے والے سسٹم اور سیکیورٹی سسٹم کا افتتاح کر دیا. افتتاح کے بعد آن لائن سسٹم کے کنٹرول روم کا دورہ کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو نئے سسٹم کے حوالے سے بریف کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے آن لائن ڈیٹا سسٹم کو دیگر جیلوں میں متعارف کروایا جائے گا. صوبے بھر کی جیلوں میں ہائی سیکیورٹی پرزن سسٹم نافذ کیا جائے گا. پنجاب کی 9 سینٹرل اور 8 ڈسٹرکٹ جیلوں میں ہائی سیکیورٹی پرزن نظام متعارف کروایا جا چکا ہے. دیگر جیلوں میں بھی جلد اس سسٹم کو متعارف کروا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے شجرکاری مہم کے تحت جیل میں پودا لگایا. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صوبائی وزراء زوار حسین وڑائچ، آصف نقئی، شوکت لالیکا، اخلاق چودھری، حافظ ممتاز احمد، اجمل چیمہ، صوبائی مشیران فیصل ریاض جنجوعہ، اون چودھری، پارلیمانی سیکرٹری شکیل شاہد، آئی جی جیل خانہ جات اور متعلقہ حکام شامل تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ 81 قیدی دیت دمن عرش کی عدم ادائیگی کے باعث جیلوں سے رہا نہ ہو سکے. قیدیوں کے ذمے 13 کروڑ 23,25,949 روپے دیت کی رقم واجب الادا ہے. آئی جی جیل خانہ جات نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور اسی پر بات کریں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف. جی، اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں 81 قیدی دیت دمن اور عرش کی رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے رہا نہیں ہو رہے اور اس حوالے سے آئی جی جیل خانہ جات نے ایک رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے جو سٹی 42 نے اس کی کاپی حاصل کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کاشف محمود سلطان ایڈوکیٹ کی درخواست پر 24 اپریل کو سماعت کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس کے مطابق گزشتہ 8 سالوں میں 27 کروڑ 27,36,493 روپے کی دیت کی رقم دے کر 3,588 قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے. اور یہ جو رپورٹ حاصل کی گئی ہے اس کے مطابق اس وقت سینٹرل جیل لاہور میں 4 قیدی اور اس طرح گنجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں 2 قیدی اور ڈی جی خان کی جیلوں میں بھی اس طرح کے قیدیوں کی پوری تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ 2011 میں 234 قیدیوں کو 23 لاکھ سے زائد کی رقم دے کر انہیں رہا کروایا گیا اور اسی طرح اس کی پوری تفصیل اس میں ذکر کیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں سینٹرل جیل لاہور کی تو وہاں پہ اس وقت 4 قیدی اس وقت وہاں دیت دمن اور عرش کی رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے رہا نہیں ہو رہے. ان میں پہلا قیدی بشیر احمد ہے جس کو 302 میں قتل میں اس کو سزا ہوئی ہے اور اسے 30 لاکھ روپے دیت کی رقم دینا ہے لیکن وہ دیت کی رقم نہ دینے کے باعث رہا نہیں ہو رہا اور اس مجرم کو قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی. اور اسی طرح سینٹرل جیل لاہور میں ایک اور قیدی. جی ٹھیک ہے ملک اشرف، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام اینٹی رائٹ فورس پولیس کی ٹریننگ اختتام پذیر ہو گئی اور ڈاکٹر رضوان نذیر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس کو فیلڈ میں بار بار پریکٹس کرنا ہے بیکاز جس وقت آپ کو ایکچوئل ایمرجنسی ہوتی ہے اس وقت سب کے ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں. اس وقت اس افراتفری میں، اس ہجوم میں کسی چیز کو مینج کرنے کے لیے جب تک آپ کی بار بار پریکٹس نہیں ہوگی تو تب تک آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکیں گے. اور خاص طور پہ ARF جہاں پہ رائٹ کی سچویشن ہے، کوئی انریسٹ کی سچویشن ہے، جہاں پہ موب ہے، اس صورتحال میں اس سچویشن کو مینج کرنا اور بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو آج آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے اس کو جا کے بار بار پریکٹس بھی کریں بیکاز اگر اچھے طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے تبھی آپ افیکٹولی کسی بھی ایمرجنسی یا کسی کیوس یا کسی میجر ایک انسیڈنٹ کی صورتحال میں اس کو آپ اپلائی کر سکیں گے. مجھے یاد ہے وہ دن جس دن
अनफॉर्चुनेटली डीजी 2005 रेस्क्यू डॉक्टर इस्वान नसीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अफसरान पुलिस की वर्दियां बदलने में मसरूफ हैं, जबकि रवैये की तब्दीली पर किसी ने तवज्जो न दी। शादी की तकरीब रुकवाने पहुंची पुलिस ने शुरका पर फायरिंग शुरू कर दी। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल और 3 की हालत तशवीशनाक है। मुगलपुरा में शालामार अस्पताल के करीब शादी की तकरीब चल रही थी, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। इस दौरान पुलिस एहलकार इरफान ने मुबैना तौर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बायस 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों में फयाज, मलिक फैसल, बोबी और मोहम्मद असलम शामिल हैं, जिनमें से 3 अफराद की हालत नाजुक है। वर्दी में आया और आगे कहता है इसको बंद करो। हमने कहा जी इसे बंद कर देते हैं, बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं, बंद करते हैं, घर के अंदर फंक्शन हो रहा है। तो वर्दी में मुलव्वस है, वर्दी डाली हुई है उसने अपनी, और ऊपर से पिस्टल निकाल के फायर मार दिए। 6-7 बंदे जख्मी हैं, 2-3 बंदों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों के अहले खाना ने सर्विस अस्पताल के सामने सड़क ब्लॉक करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एहलकार वर्दी में थे, शादी की तकरीब रोकने के लिए घर में घुस गए और खवातीन से बदतमीजी शुरू कर दी थी। पड़ोसी सी पिछली वारी भी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। डीएसपी नारकली सर्कल जफर अब्बास नकवी का कहना था कि मुगलपुरा में होने वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। मेहंदी की रस्म जारी थी जब फायरिंग का वाकया पेश आया। मुतासरा फैमिली दरख्वास्त दे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हालात को कंट्रोल किया गया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी नाम वो अपने FIR में नामजद करवाएंगे उस पर हम इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। और अभी चूना मंडी से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर मोती बाजार में चमड़े के गोदाम में आग भड़क उठी। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू 1112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। चूना मंडी में मोती बाजार में चमड़े के गोदाम में आग भड़क उठी है, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीम्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। मनाजिर सिटी 42 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि मॉडल टाउन में रेस्क्यू एहलकारों ने बिरयानी की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। सी ब्लॉक मार्केट की दुकान में गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी थी। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू जराये का बताना है कि आग के बायस किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सी ब्लॉक मार्केट की दुकान में गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी थी और मॉडल टाउन में यह वाकया पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने बिरयानी की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनी जायद असासाजात केस में पेशी के हवाले से आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक की तौसीह करती है। केसेस की तफ्तीश काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से बात बताई गई है, जबकि अब्दुल अलीम खान के खिलाफ केसेस का जल्द चालान पेश कर देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर ने मजीद ये भी बताया, हर तारीख पर यही कहा जाता है कि तफ्तीश मुकम्मल हो रही है। वकील अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस ख्याल का इजहार किया गया, जबकि रिमांड हासिल करके आइंदा भी यही कहा जाएगा। वकील अदनान शुजा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। इस पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने PTI के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक जो है वो तौसीह कर दिया है। आज अदालत में प्रोसिक्यूटर ने पेश किया और अदालत से इस्तदा की कि अब्दुल अलीम ख़ान के जुडिशल रिमांड में मज़ीद 15 रोज़ की तौसीह की जाए। इस पर अदालत ने उनसे दरियाफ़्त किया कि आपको कहा गया था कि अदालत में चलान जो है वो पेश किया जाए, लेकिन आपने अभी तक रेफरेंस जो है वो पेश क्यों नहीं किया, जिस पर प्रोसिक्यूटर की तरफ से मौका अख्तियार किया गया कि ये इसकी तफ्तीश जो है ये अभी मुकम्मल की जा रही है। उसके बाद जो है चंद रोज़ तक अदालत में इनका रेफरेंस जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अदालत में जो अलीम ख़ान के वकील थे अदनान शुजा, उनका कहना ये था कि ये हर तारीख पर आकर यही कह देते हैं कि जी हम चलान पेश कर देंगे, लेकिन इन्होंने अब भी अगर रिमांड लिया तो आइंदा जो है वो इन्होंने रेफरेंस जो है वो पेश नहीं करना। अदालत से इस्तदा है कि इनको हुक्म दिया जाए कि आइंदा तारीख तक चलान जो है वो
अदालत में पेश किया जाए। इस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप आइंदा तारीख तक जो है वो इनका रेफरेंस जो है वो फौरी तौर पर पेश करें ताकि इसके कार्रवाई जो है वो आगे शुरू की जा सके। अदालत ने कहा कि किसी भी मुलज़म को जो है वो बग़ैर रेफरेंस के जेल में जो है वो नहीं रखा जा सकता। इस पर अदालत ने कार्रवाई जो है वो 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत में समाअत हुई तो अदालत में एक दरख्वास्त जो है वो दी गई उनके वकील की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बाकायदा अलीम खान को आज तलब कर रखा है, इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने उनको सेशन कोर्ट में पेश करने की इजाज़त दे दी। बाद में नैब अब्दुल अलीम खान को सेशन कोर्ट लेके गई जहां पर उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्तग़ासा जो है वो दायर है, जिसमें बहुत शुक्रिया। जबकि अब्दुल अलीम खान के खिलाफ दायर जाली हल्फनामे के इस्तग़ासे की समाअत की गई। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इस्तग़ासा की समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान को सेशन जज लाहौर की अदालत में पेश किया गया है। इसी पर बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, क्या तफसीलात हैं? जी, पीटीआई के रहनुमा अब्दुल अलीम खान जो है सेशन अदालत में पेश हुए हैं। पहले वो एहतसाब अदालत में पेश हुए थे, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ इस्तग़ासा दायर किया हुआ है जाली हलफनामे जो इलेक्शन में इस्तेमाल हुए उनसे मुतल्लक, उसकी समाअत के लिए पेश हुए हैं और उसके अंदर अदालत ने मज़ीद कार्रवाई के लिए समाअत जो है 13 मई तक मुलतवी की गई है। लेकिन इसके अंदर ये बहुत अहम और अपनी नौयत का मुख्तलिफ सा इस्तग़ासा है। यहाँ पे पीटीआई के रहनुमा शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन कमीशन के जी वो इस्तग़ासा है जो 2015 के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ था, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था तो हमने उन वोटर लिस्टों को चैलेंज किया था कि बेशुमार वोट जो 2013 के इलेक्शंस के अंदर वोटर लिस्टर में मौजूद थे और जब 2015 को वोटर अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए गया तो वो वोट वहाँ पर नहीं था। हमें हमारे हलके के लोगों ने, वोटरों ने एक स्टाम्प अपने लिख के दिए कि जनाब हम इस हलके के अक्सर 15-20 साल से रहायशी हैं और जब हम इलेक्शन वाले दिन अपना वोट कास्ट करने के लिए हमारा वोट मौजूद नहीं था। हमने उसके तहत 103A के तहत इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जाए, जो कि है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी ना सिर्फ उस दरख्वास्त को खारिज किया बल्कि एक उन्होंने बग़ैर किसी शख्स को बुलाए कि वो उन्होंने कहा जी स्टाम्प पेपर जाली हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि एक शख्स जिंदा है, मौजूद है, उसका अंगूठा लगा हुआ है, उसके साइन है, आईडी कार्ड की कॉपी है, क्या आपने जो हमने स्टाम्प दिए थे, पेपर दिए थे, किसी भी एक फ़र्द वाहिद को बुलाया? किसी शख्स ने डिनाई किया? आपने किसी को सुना और आपने एक इस्तग़ासा दायर कर दिया? जी आपने सुना शोएब सिद्दीकी पीटीआई। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। हड़ताल के बावजूद अदालतों में पेश क्यों हुए? मॉडल कोर्ट्स में पेश होने वाले मजीद 4 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। पंजाब बार काउंसिल ने 4 वकला को नोटिस जारी करके 27 अप्रैल को तलब कर लिया है, जबकि हाफिजाबाद के 3 और डीजी खान के 1 वकील का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, जबकि एडवोकेट शकील अहमद भट्टा और दीगर का लाइसेंस भी मुअत्तल किया गया है। कुछ बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की शहर भर में कार्रवाइयों के हवाले से जो कि जारी हैं और लाहौरियों को जानवरों की बाकियात से निकला तेल खिलाने की बड़ी कोशिश है जो कि नाकाम बना दी गई है। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में विजिलेंस का बड़ा ऑपरेशन किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 8360 लीटर बाकियात से निकला तेल पकड़ लिया। गाड़ी नंबर LEC 177 में तेल के ड्रम छुपाए गए थे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से बात बताई गई है। खुफिया इत्तला पर बंद रोड पर नाका लगाकर ट्रक को पकड़ा गया, जबकि मुलजिम अब्दुल हमीद कम्बो गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मुस्लिम टाउन में इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि बाकियात से निकला तेल होटल्स और नमको फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जाना था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से बताया गया है, जबकि बाकियात से निकला तेल सिर्फ बायोडीजल में इस्तेमाल हो सकता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये तमाम तर बातें बताई गई हैं। लाहौरियों को जानवरों की बाकियात से निकला तेल खिलाने की बड़ी कोशिश है जो कि नाकाम बना दी गई है। और आपको बताते चले इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से ब्रीफ किया गया है कि गाड़ी नंबर LES 177 में तेल के ड्रम छुपाए गए थे। रमजानुल मुबारक की आमद में 2 हफ्ते बाकी। ओपन मार्केट में महंगाई का राज, सरकारी निखनामे के बरक्स अशियाए जरूरियात 10 से 14 रुपए महंगे में फरोख्त हो रही हैं। आपको बताते चले कि चीनी की सरकारी कीमत 60, ओपन मार्केट में 70 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी पर बात करेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد میں 2 ہفتوں کا وقت تقریباً باقی رہ گیا ہے، لیکن شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا مکمل راج نظر آتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو سرکاری نرخ نامہ جاری کیا گیا ہے، اس کے برعکس گرام فروشی کا بازار اوپن مارکیٹ کے اندر گرم ہے اور 15 سے 25 روپے تک اضافی قیمتوں پر شہر میں اشیاء خورنوش جو ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم چینی کی بات کریں تو چینی کی قیمت ضلع انتظامیہ کی جانب سے 60 روپے فی کلو گرام پرچون میں مقرر کی گئی ہے، لیکن شہر کی اکبری منڈی میں چینی کی قیمت 64 روپے فی کلو گرام ہے، جبکہ شہر کی اوپن مارکیٹ میں یہ 70 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، یعنی چینی 10 روپے فی کلو گرام مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دال چنے کی بات کریں تو دال چنا کی قیمت ضلع انتظامیہ نے 106 روپے متعین کی ہے، جبکہ اکبری منڈی میں اس کی قیمت جو ہے وہ 112 روپے اور اوپن مارکیٹ کے اندر یہ 120 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، یعنی اس کی قیمت میں اوپن مارکیٹ میں 14 روپے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دال مونگی ہے، اس کی قیمت ضلع انتظامیہ نے 139 روپے متعین کی ہے، یہ شہر کی اکبری منڈی میں 140 اور اوپن مارکیٹ کے اندر 150 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، یعنی اس کی قیمت میں 11 روپے اضافی صارفین سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کالے چنے ہیں، اس کی قیمت ضلع انتظامیہ نے 100 روپے متعین کی تھی، یہ شہر کی اکبری منڈی میں 106 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 110 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیے جانے ہیں، یعنی 10 روپے صارفین کی جیبوں سے اضافی نکلوائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک آنے میں تقریباً 2 ہفتوں کا وقت باقی رہ گیا، لیکن ابھی تک ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت گرام فروشی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اوپن مارکیٹ میں جو دکاندار ہیں وہ شہریوں کی جیبوں سے ناجائز طور پر رقوم نکلوا رہے ہیں۔ دوسری جانب کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے جو ریٹس پرچون کے جاری کیے ہیں وہ تو اکبری منڈی میں بھی اس وقت نہیں ہے، اس لیے قیمتوں کو ریوائز کیا جائے۔ اگر قیمتوں کو ریوائز نہیں کیا گیا تو انتظامیہ کی جانب سے ٹھیک ہے شہزاد خان، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور کے لیے 2 نام زیر غور ہیں۔ عامر ذوالفقار خان اور راؤ سردار علی خان کا نام سی سی پی او لاہور کے لیے زیر غور ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور کے لیے 2 نام ہیں جو کہ زیر غور ہیں۔ عامر ذوالفقار خان اور راؤ سردار علی کا نام سی سی پی او لاہور کے لیے زیر غور ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر غور کیا جا رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور کے لیے 2 نام ہیں جو کہ زیر غور ہیں اور عامر ذوالفقار خان اور راؤ سردار علی کا نام سی سی پی او لاہور کے لیے زیر غور ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ 30 کنال 14 مرلے 81 مربع فٹ اراضی کو کچی آبادی ڈکلیئر کرانے کا یہ معاملہ ہے جس پہ نیب نے ڈی جی ایل ڈی اے سے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ شاہ شمس کاری دربار سے ملکہ اراضی کو اوقاف سے خریدنے کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، جبکہ ایل ڈی اے نے اوقاف سے 2014 میں 900 روپے فی مرلہ اراضی خریدی۔ ایل ڈی اے نے کوڑیوں کے بھاؤ اراضی خرید کر کچی آبادی ڈکلیئر کرائی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 30 کنال سے زائد رقبہ 1960 میں محکمانہ تحویل میں لیا گیا۔ شیخ زاید اسپتال کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سپریم کورٹ کی شیخ زاید کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے دی گئی 3 ماہ کی مہلت ختم ہو گئی۔ اس پر بات کر لیتے ہیں زاہد چودھری سے۔ زاہد چودھری بتائے گا کیا معاملہ ہے؟ جی، شیخ زاید اسپتال کو صوبے سے دوبارہ 7 برس کے بعد جو ہے وہ وفاق کے زیر انتظام کرنے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں ان پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور 17 جنوری کو جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ شیخ زاید اسپتال کو 3 ماہ کے عرصے میں وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اس کے تمام جو امور ہیں وہ نپٹا دیے جائیں اور صوبے میں جو بھی اس کے جو شیخ زاید اسپتال ہے اس میں کام کرنے والے ڈیپوٹیشنسٹ ہیں جو پنجاب سے جو ہے وہ یہاں پہ صوبے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کو واپس کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جو ہے وہ سیٹل کی جائیں، تمام مالی امور جو ہیں وہ سیٹل کیے جائیں اور 3 ماہ کی یہ جو ہے وہ مدت دی گئی تھی، میکسیمم مدت تھی کہ اس عرصے کے دوران جو ہے وہ اسپتال کو دوبارہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام کیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ ڈیڈ لائن 17 اپریل کو گزر چکی، ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاؤن شپ کے 2000 سے زائد طلبہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کے نام چڑیا گھر میں نایاب جانور منگوانے کے لیے خط کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید بتائیں۔
जिस वक्त हम टाउनशिप ब्लॉक 15 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर जो वज़ीर आला पंजाब के नाम पर दरख्वास्त लिखी गई है कि लाहौर ज़ू की रौनकें जो हैं वो बहाल की जाएँ, और 2500 से ज़ायद बच्चों ने आज दस्तखती मुहिम में जो है वो हिस्सा लिया। इसी वाले से हम बात करेंगे तलबा से और उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या अपील करना चाहते हो आप वज़ीर आला पंजाब से, आज आपने दस्तखती मुहिम में भी हिस्सा लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ लाहौर ज़ू में पहले जितना मज़ा नहीं रहा, पहले जितने एनिमल्स नहीं रहे, एनिमल्स मर चुके हैं, ख़ासकर हाथी और पांडा भी मौजूद नहीं है, हाथी भी नहीं है। तो मैं लाहौर ये अपील करना चाहूँगा वज़ीर आला से कि जानवर वापस लाए जाए। जी, आपने बात सुनी, बच्चों ने यही अपील किया कि जो पिंजरे खाली हैं वहाँ पर सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, वो बेहतर किया जाए और नए नए एनिमल्स लाए जाएँ जो कि इनके पसंदीदा हैं। यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? मेरी वज़ीर सिंध से दरख्वास्त है कि वहाँ पे मछलियाँ जो हैं मर रही हैं, सिर्फ तालाब है खाली, वहाँ पे मछलियाँ नहीं हैं, और हाथी के पिंजरे में सिर्फ पिंजरा है, हाथी भी नहीं है, और वहाँ पे बदबू भी इतनी है कि सफाई का भी ख्याल नहीं। जुनीद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन से इतना।